ड्रामा की स्टार्टिंग में हम हॉस्पिटल के एक रूम को देखते हैं जहां पर यून एक लड़की को जन्म देती है। तभी कुछ डॉक्टर उसकी लड़की को कहीं पर ले जाने लगते हैं, लेकिन वो अपनी लड़की को उनसे छीनकर अपने पास ले लेती है और बोलती है, मैं अपनी बेटी को खुद संभाल सकती हूँ। इसके बाद उसे एक आवाज़ सुनाई देती है जो बोलती है, मेरी मॉम बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, वह एक इंडिपेंडेंट और शांत रहने वाली शेन ग्रुप की बड़ी बेटी है। ये आवाज़ सुनकर वो सोचती है, इस कमरे में मैं और मेरी मॉम के अलावा और मेरी बेटी के अलावा और तो कोई भी नहीं है, तो ये आवाज़ कहाँ से आ रही है? लेकिन वो आवाज़ एक बच्चे की थी, जिससे वो सोचती है, कहीं यह आवाज़ मेरी बेटी से तो नहीं आ रही? इसके बाद वो अपनी माँ से फ़ोन लेकर अपने हस्बैंड को कॉल करती है, जिस पर उसका हस्बैंड उसे बताता है कि मैं एक बिज़नेस ट्रिप के लिए अब्रॉड आया हुआ हूँ और जैसे ही मैं जल्दी आऊँगा, मैं तुम्हें और तुम्हारी बेटी को देखने के लिए हॉस्पिटल ज़रूर आऊँगा। तभी उसे फिर से अपनी लड़की की आवाज़ सुनाई देती है, जो बोलती है, डैड झूठ बोल रहे हैं, वह कोई बिजनेस ट्रिप पर नहीं है, वह इसी हॉस्पिटल के वीआईपी रूम में किसी और औरत के साथ हैं जिसने एक बच्चे को जन्म दिया है। इसके बाद हम उसके हस्बैंड को किसी और औरत के साथ देखते हैं जो उससे पूछ रही होती है कि बताओ हमारी बेटी किस पर गई है और वह इतनी सुंदर कैसे हो सकती है? ज़रूर वह तुम पर गई है क्योंकि तुम भी इतनी सुंदर हो। जिस पर वो कहती है, सुंदर होने का क्या फ़ायदा जब हम मरने वाले हैं। यह सुनकर यान कहता है, मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं अपनी बेटी को उसका हक दिलाकर रहूँगा। और दरवाजे के बाहर खड़ी युन उन्हें देख रही थी और कहती है, तुमने मुझे धोखा दिया। और तभी वह सोचने लग जाती है, कैसे उसके हस्बैंड ने उसे प्रपोज किया था और उसे बोला था, मैं हमेशा तुम्हारे साथ ज़िंदगी भर रहूँगा और तुम्हारा साथ निभाऊंगा, लेकिन तुम यहाँ की सबसे अमीर परिवार की बेटी हो, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। जिस पर मिंग्यू उसे कहती है, तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और तुमसे ही शादी करूँगी। और जब वह मुसीबत में होता है, वह उसकी 20 मिलियन देकर मदद करती है और बोलती है, तुम्हारे वह वादे और तुम्हारी प्यार की कस्में, वह सब झूठी थीं। इसके बाद वह सोचती है, मैं तुम्हारी हर तरह से मदद करना चाहती थी, मैंने तुम्हें, मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे रोका था, ये आदमी अच्छा नहीं है, लेकिन मैंने उन पर भी विश्वास नहीं किया और तुमको शेन ग्रुप के मैनेजर की पोजीशन पाने में मदद की। ये मेरे पेरेंट्स की मेहनत से बनाया हुआ ग्रुप है और शेन ग्रुप को बेचना मतलब मरने के बराबर है, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। और फिर वह अपनी सेक्रेटरी ली को कॉल करती है, जल्दी से शेन ग्रुप में जाओ और ऑफिशियल सील मेरे पास लेकर आओ और इसके अलावा देखो क्या किसी ने सिसी नाम की महिला को कॉल किया है। इसके बाद वह अपनी बेटी की तरफ देखकर बोलती है, पता नहीं मैं तुम्हारी आवाज़ क्यों सुन पा रही हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की ज़रूर मदद करूँगी। तुम चिंता मत करो, मैं उन बुरे लोगों को उनके काम सफल होने नहीं दूंगी। इसके बाद हम युन को अपने हॉस्पिटल रूम में देखते हैं, जहां पर उसकी माँ उसे आराम करने के लिए बोलती है और पूछती है, क्या आप और भी दिन यहाँ पर रुकना चाहेंगे या घर पर चलना चाहेंगे? जिस पर युन कहती है, हॉस्पिटल सेफ नहीं है, मैं घर पर जाना चाहती हूँ। और वह अपने बेटी का नाम एआई रखती है, लेकिन तभी वहाँ पर उसका हस्बैंड यान भी आ जाता है और कहता है, मेरी बेटी का एआई नाम मुझे बहुत अच्छा लगा। यून अपनी माँ को सामान रखने के लिए बोलती है। इसके बाद उसका हस्बैंड उसको बोलता है, मुझे माफ़ कर देना, मैं ऐसे समय पर बिजनेस ट्रिप पर था और मैं तुम्हारी डिलीवरी के समय तुम्हारे पास नहीं था। यह सुनकर उसकी बेटी बोलती है, मुझे रहना नहीं है, इस आदमी से मेरी माँ को धोखा मिला। यह दिखने में भी कुछ खास नहीं है, लेकिन एक्टिंग में सबका बाप है, इसको तो अवार्ड मिलना चाहिए। इसके बाद यान उसे एक ताबीज़ देता है और कहता है, मैंने यह मंदिर की घुटनों के बल चढ़ाई करके पाया है और मैं यह अपनी बेटी को देना चाहता हूँ। जिस पर युन वह लेने से मना कर देती है। इसके बाद वह अपनी बेटी को खिलाने लग जाता है, जिस पर चुनमुन उससे कहती है, तुमने अपने पहले बच्चों को तो इस तरह नहीं लिया, तुम इसको क्यों संभाल रहे हो? जिसके बाद वह कहता है, लड़कों से अच्छी बेटी होती है और यह बहुत सुंदर है जो तुम पर गई है। जिस पर उसकी बेटी अपनी माँ को बोलती है, यह आदमी बहुत चालाक है, इसने सिर्फ तुम्हारी अमीरी और तुम्हारी कंपनी को हड़पने के लिए तुमसे शादी की है, इसकी बातों में मत आ जाना। इसके बाद जो मुझसे पूछती है, मैंने सुना है तुम आज रात को होटल में एक डिनर पार्टी रखने जा रहे हो। जिस पर उसका हस्बैंड कहता है, हाँ, हमारे ग्रुप में एक कंपनी का मर्ज होने वाला है। और वह युन से पूछता है, यह सब आगे तुम्हें कैसे पता चला? तुम तो इन सब चीज़ों में कभी ध्यान नहीं देती। जिस पर युन उसे कहती है, सेक्रेटरी ली मुझसे मिलने आई थी और उसने मुझे यह सब बताया।
फिर उसका हस्बैंड बोलता है, मैं बहुत जल्द रात का काम खत्म करके तुम्हारी मदद करने के लिए घर पर आऊँगा और अपनी बेटी के साथ खेलूँगा। जिस पर यून कहती है, ठीक है, और मैं भी तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। इसके बाद हम यून को लिविंग रूम में देखते हैं, जहाँ पर उसकी सेक्रेटरी ली उसके पास वह ऑफिशियल सील लेकर आती है जो उसने उसे कॉल करके मंगाई थी, और वह सील उसे दे देती है। पूछती है, क्या सच में मिस्टर यान शेन ग्रुप को बेचना चाहते हैं? और मुझे तो डर है, अगर यह आपके मम्मी पापा को पता चल गया, कहीं उन्हें हार्ट अटैक ना आ जाए। लेकिन यह आपको कैसे पता चला? जिस पर वह अपने मन में सोचती है, यह सब तो मेरी बेटी की वजह से पता चला। यून उस सील को अपने हाथ में लेकर सोचती है, अब यह मेरे पास आ चुकी है, अब मैं देखती हूँ तुम आगे क्या करने की सोचते हो। तभी उसके पास उसकी मेड आती है और उसे यान के बारे में सब कुछ बता देती है, जिसे सुनकर यून सोचती है, जिस पर मैंने इतने सालों से भरोसा रखा, उसने मुझे अब तक अंधेरे में रखा है। जिस पर उसकी मेड उसे बोलती है, क्या मैं यह सब मिस्टर और लेडी को बता सकती हूँ? जिस पर यून उसे मना कर देती है, तुम मेरे मम्मी पापा को नहीं बता सकती, वह अभी इस हालत में नहीं है जो यह सब सुन सकें। मैं यह खुद संभाल सकती हूँ, अगर उन्हें यह सब पता चला तो वह बिल्कुल टूट जाएंगे। इसके बाद उसकी सास वहाँ पर आ जाती है और उससे बोलती है, तुमने दरवाजे का लॉक क्यों चेंज कर दिया है? और तुमने यह मुझे पहले क्यों नहीं बताया? ये मेरे बेटे का घर है। जिस पर उसकी मेड बोलती है, ये घर हमारी मैडम के दहेज में मिला है, तुम इस घर को अपने बेटे का क्यों बोल रही हो? यून बोलती है, दरवाजे का लॉक टूट गया था और मैंने वहाँ पर नया लगवाया है, पर मुझे आपको बताने का टाइम नहीं मिला। जिस पर उसकी सास कहती है, टाइम नहीं मिला, या तुमने यह सब जानबूझकर किया है? क्या तुम्हें पता है मैं पिछले 4 घंटे से ड्राइव करके आई हूँ और तुम्हारे लिए मुझे यह लाल अंडे लाने पड़े और कितने टाइम से मुझे बाहर खड़ा होना पड़ा? जिस पर यून बोलती है, मुझे इन अंडों से एलर्जी है। तभी उसकी सास कहती है, मैंने यह तुम्हें पहले भी काफ़ी बाहर भेजे हैं, तो तुमने इसे एलर्जी का पहले मेंशन क्यों नहीं किया, या सिर्फ यह मुझे अच्छा दिखाने का एक बहाना है? जिस पर उसकी मेड कहती है, इन्होंने इसलिए नहीं बताया, कहीं तुम यह सुनकर दुखी ना हो जाओ, और हमने यह सब अब तक तुमसे छुपाया है। हर बार जब भी तुमने अंडे भेजे और हमारी मैडम को तुम्हारे सामने ये खाने के लिए मजबूर किया, कितनी बार तो हमारी मैडम की जान जाते जाते बची। जिस पर उसकी सास बोलती है, ज़रूर, तुम दोनों को मेरे अंडे यहाँ पर लाना पसंद नहीं है। जिस पर यून कहती है, मुझे जो आपको बताना था मैंने वह सब कुछ आपको बता दिया है, अब आप उन्मत्त बनो। जिस पर उसकी सास कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसा बोलने की? क्या तुम्हें पता भी है जब मेरा लड़का अपनी उम्र में था उसके पीछे कितनी लड़कियां पागल थीं, और मुझे गुस्सा आता है उसने तुम्हें ही क्यों चुना? तभी उसके बच्चे की आवाज़ आती है, क्योंकि मेरी मॉम सुंदर और सबसे अमीर हैं और आपको इस बेवकूफ़ की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तभी वहाँ पर उसका लड़का यान आ जाता है और वह उससे बोलता है, तुमको अपनी बहू चुनने में थोड़ा ध्यान देना चाहिए था, ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है और काफ़ी देर से इसमें मुझे बहुत परेशान कर दिया है, और इसने दरवाजे का लॉक भी चेंज कर दिया है, और जो मैं यहाँ पर अंडे लाई हूँ अब ये बोल रही है कि इसे उनसे एलर्जी है, और ये हमारी फैमिली को नीचे नज़र से देख रही है। मैं अब यहाँ बिल्कुल भी रहना नहीं चाहती। और वह रोने का नाटक करने लग जाती है, लेकिन तभी उसकी बच्ची भी कहती है, मुझे पता है तुम ये नाटक कर रही हो, तुमसे अच्छा तो मैं कर लेती हूँ। और वह भी रोना शुरू कर देती है। जिस पर यून उसे कहती है, तुम शांत हो जाओ, ये कोई चुड़ैल नहीं है जिसे देखकर तुम डर जाओ, ये तुम्हारी दादी है। जिस पर उसकी मेड उसे कहती है, तुम भी एक माँ हो, तुम्हें भी ये देखना चाहिए, तुम जब भी आती हो तुम हमारी डैडी को परेशान कर देती हो। जिस पर वह अपने लड़के को कहती है, देख रहे हो ये सब मुझसे कैसी बातें कर रहे हैं। तभी उसका लड़का कहता है, तुम घर पर जाओ और थोड़ा आराम करो, मुझे उनके साथ थोड़ी बातें करनी हैं। प्रभु वहाँ से चली जाती है, जिसके पीछे उसकी मेड भी चली जाती है। यान उनको आकर कहता है, मेरी माँ बहुत अच्छी हैं, वैसा इसलिए कर दिए हैं क्योंकि उनको तुम्हारी चिंता है। जिस पर यून कहती है, क्या तुम्हें पता नहीं है मुझे अंडों से एलर्जी है? क्या मैं अपनी जान तुम्हारी माँ को खुश करने के चक्कर में गंवा दूँ? जिस पर यान कहता है, मेरा कहने का यह मतलब नहीं है, और वैसे भी वह उम्र में हमसे बड़ी हैं, मैं तो बस तुम्हें थोड़ा सा उनके लिए सम्मान करने को कह रहा हूँ, और उन्होंने मुझे बड़ी ही मुश्किलों से बड़ा किया है। क्या तुम उनके साथ थोड़ी अच्छी नहीं हो सकती? जिस पर यून सोचती है, तुम दोनों माँ बेटी ने मुझे 10 सालों से चीट किया है, और तुम चाहते हो मैं तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करूं, और तुम मेरी प्रॉपर्टी को भी हड़पना चाहते हो, और तुम मेरे पूरे परिवार को मारना चाहते हो। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। और बोलती है, ठीक है,
मैं अपना बेस्ट दूंगी। क्या तुम उसे डिनर पार्टी में नहीं जा रहे हो? इसके बाद उसका पति उससे ऑफिशियल सील के बारे में पूछता है, तुमने उसको बिना वजह क्यों हटा दिया है? जिस पर यून कहती है, मैंने 1 महीने पहले एक गोल्फ कोर्स देखा था और अब मैं उसको खरीदना और उसमें इन्वेस्ट करना चाहती हूँ। यह सुनकर वह गुस्सा हो जाता है और उसे कहता है, क्या तुमने अपनी यह बेकार सी इच्छा पूरी करने के लिए वह ऑफिशियल सील अपने पास मंगवाई, वह भी एक घटिया सा गोल्फ कोर्स खरीदने के लिए? जिस पर यून सोचती है, मुझे पता है तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो, क्योंकि तुम्हारा शेन ग्रुप को बेचने का प्लान बिगड़ गया है। इसके बाद उसका पति उससे बोलता है, अगर तुम ऐसे करोगी तो कंपनी बर्बाद हो जाएगी। जिस पर यून कहती है, एक बात जान लो, शेन ग्रुप को मेरे पेरेंट्स ने बनाया है और मैं कैसे उसको बिगाड़ सकती हूँ, और अब से मैं कंपनी में जाऊँगी और वहाँ का काम संभाल लूँगी। ये सुनकर उसका पति कहता है, क्या तुम समझती हो कंपनी कोई खेलने की चीज़ है? तुम जब चाहो जाओगी और वहाँ पर काम करने लग जाओगी। तुम अमीर लड़कियाँ हमेशा ऐसे ही काम को बिगाड़ देती हो और परेशानी खड़ी कर देती हो। और वह वहाँ से चला जाता है। इसके बाद उसकी सेक्रेटरी ली आती है और उससे बताती है, मैंने अभी मिस्टर यान को उस औरत के साथ देखा है। तभी युन भी वहाँ पर पहुँच जाती है और वह सब मिलकर एक फ़ोटो शूट करवा रहे थे, जिसे युन भी देख लेती है और वह अपसेट हो जाती है। इसके बाद हम स्कूल में कुछ लड़कों को चुनकर बेटे के साथ लड़ते हुए देखते हैं, जो उसकी व्हीलचेयर को छीनकर उसे बुली करते हैं और उसे सीढ़ी से धक्का दे देते हैं। जिसके बाद वह हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है और वहाँ पर उसे युन देखने आती है और वह सोचती है, अगर मैं उस समय इस पर ध्यान देती तो यह पेड़ पर न चढ़ता और अपने पैर को न टुड़वाता। ये सब मेरी गलती है, मैंने इसका ख्याल नहीं रखा और इस वजह से इसे स्कूल में बुली किया जाता है और इसके साथ भेदभाव होता है। तभी उसकी लड़की की आवाज़ उसे सुनाई देती है और वह बोलती है, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, यह सब उसके बेवकूफ़ हमारे डैड की है। मैंने सुना था डैड ने बड़े भाई को बोला था, क्या तुम उसे पेड़ का फल खाना चाहते हो, जिसे खाने के लिए यह ऊपर चढ़ गया और डैड ने ही पीछे से लैडर को हटा दिया। इस वजह से मेरा बड़ा भाई नीचे गिर गया। यह सब सुनकर यून सोचती है, क्या यूं के पैर का टूटना कोई एक्सीडेंट नहीं था? क्या वह इतना सब बचपन से ही सहन कर रहा है? यह सब इसके डैड की वजह से हुआ। यह सब सुनकर यून रोने लग जाती है। तभी वहाँ पर एक डॉक्टर आती है और उसे कुछ बैग लाकर देती है और बोलती है, यह सब बच्चों के मम्मी पापा की तरफ से हैं और वह आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं और यह सब बच्चों के बीच में एक छोटा सा मजाक था, हमें लगा नहीं था यह इतना बड़ा एक्सीडेंट हो जाएगा। लेकिन वह बैग को फेंक देती है और कहती है, मैं उन्हें माफ़ नहीं करूँगी। अगर वह मेरे सामने आकर मर भी जाएं तो वह मेरे बेटे की हेल्थ और उसकी खुशी को वापस नहीं ला सकते, और उन्हें वहाँ से भगा देती है। इसके बाद वह अपनी मेड से पूछती है, यान कहाँ पर है? उसकी ऐसी हालत हो गई है, वह आया क्यों नहीं? जिस पर उसकी मेड कहती है, मैंने उससे बात की थी, लेकिन वह कहता है, मैं थोड़ा बिजी हूँ, मुझे अभी टाइम लगेगा। इसके बाद वह अपने सेक्रेटरी ली को कॉल करती है और उसे कुछ काम करने में उसकी मदद करने को बोलती है। इसके बाद हम यान को उस औरत के साथ देखते हैं जो उसको बताता है, हमारा शेन ग्रुप का मर्ज करने का प्लान बर्बाद हो गया है। तुम्हें थोड़ी पेशेंस रखनी होगी और तुम्हें उसको इतना तेज़ धक्का नहीं देना चाहिए था। वह हॉस्पिटल में एडमिट हो गया है। एक बार में उसे कंपनी को अपने हाथों में ले लो, उसके बाद मैं उन सबको मार डालूंगा और आकर तुमसे शादी कर लूँगा। जब वे बातें कर रहे होते हैं तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और उन दोनों को गिरफ्तार कर लेती है और बोलती है, तुम दोनों यहाँ पर वेश्यावृत्ति का काम कर रहे हो। फिर इसके बाद यून की सास घर पर आती है और फिर से चिल्लाना शुरू कर देती है और उससे पूछती है, तुमने मेरे बेटे के साथ क्या किया है? क्या तुम ये सब करके अपनी लाइफ को एंजॉय कर रही हो? जिस पर यून बोलती है, तुमको इतना चिल्लाना नहीं चाहिए, मेरी बेटी अभी सोई है और वह तुम्हारी ये बेकार आवाज़ सुनकर उठ जाएगी। वह उसे बताती है, तुम्हारे पति को पुलिस ने पकड़ लिया है और तुम यहाँ पर अब भी अपनी बेटी की परवाह कर रहे हो। जिस पर यून कहती है, मेरी बेटी तुमसे ज़्यादा कीमती है। जिस पर यान की बहन बोलती है, तुम माँ को गलत समझ रही हो, मेरे भाई ने कल रात रेस्ट कर लिया है। तो यह सुनकर वह थोड़ी परेशान हो जाती है और उनकी चिंता कर रही है। जिस पर यून कहती है, उसे पुलिस ने क्यों पकड़ा? ऐसा वो क्या कर रहा था? जिस पर उसकी सास कहती है, वह क्यों ऐसा गलत काम करेगा जिससे पुलिस उसे पकड़ेगी? क्या तुमने इसकी बात नहीं सुनी? पुलिस को गलत फहमी हुई है, पुलिस ने उसे धोखे से पकड़ लिया है। जिस पर यून कहती है, यून को स्कूल में उसके क्लासमेट बुली कर रहे हैं, जिसके बाद उसे सीढ़ियों से धक्का दे दिया और उसे अभी भी होश नहीं आया है। तो आप लोगों को नहीं लगता कि आप उसे देखने जाएं? जिस पर उसकी सास बोलती है,
उसमें ऐसी अच्छी क्या बात है। तभी उसकी लड़की उसका मुंह बंद कर देती है कि कहीं वह कुछ और गलत न बोल जाए, और बोलती है, मुझे भी यून की बहुत चिंता है, पर मैंने भी उसे काफ़ी टाइम से नहीं देखा है। तब यून की बेटी उसे बोलती है, आप इस पर ज़्यादा विश्वास मत करिएगा, क्योंकि यह इनमें से सबसे ज़्यादा घटिया है। जब मेरा भाई उसे पेड़ से गिरा था तो सबसे पहले इसी ने उसे देखा था, और जब सब लोग उसे बचाने जा रहे थे तो इसने उनको रोक लिया था, जिससे मेरे भाई को बचाने में देर हो गई। इसकी वजह से मेरे भाई की ऐसी हालत हो गई है। ये सब सुनकर यून बहुत गुस्सा आ जाता है और उसे घूरने लगती है और उससे पूछती है, जब मैं शादी करके इस परिवार में आई थी तुम कितने साल की थीं? जिस पर वह उसे बताती है, मैं 5 साल की थी। ये सुनकर यून कहती है, मैंने हमेशा तुम्हारा कितना ख्याल रखा। तुम्हें स्कूल से लेकर आती थी, जब तुम बीमार पड़ गई थी उस समय भी तुम्हारा कितना ख्याल रखा, और पिछले 17 साल से मैं तुम्हें अपने साथ रख रही हूँ। तुम्हें स्कूल में परेशान किया जाता था, तब भी मैं तुम्हें बचाती थी। इसके बाद उसकी सास कहती है, तुम्हारा तो यह काम है मेरी बेटी का ख्याल रखना, तो तुम इस समय यह क्या बकवास कर रही हो? जल्दी से अपने पति को बाहर निकालो, वरना मैं तुम्हें डाइवोर्स दिलवा दूंगी। यह सुनकर उसे गुस्सा आ जाता है और वह भी कह देती है, मैं भी शेन ग्रुप की बेटी हूँ और देखती हूँ तुम मेरे साथ क्या कर सकते हो। यह सुनकर उसकी सास कहती है, मैं तुम माँ बेटी को इस घर से बाहर फेंक दूंगी। ईश्वर यून कहती है, अगर तुमने मुझे मेरी बेटी को परेशान किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, और यह मत समझना मैं शांत रहती हूँ। मैं अभी सिक्योरिटी को बुलाती हूँ और तुमको यहाँ से बाहर फेंक देती हूँ। ये कहकर वह वहाँ से चली जाती है। इसके बाद भी दोनों भाषण पर चली जाती हैं और उसकी माँ सड़क पर ही तमाशा शुरू कर देती है, जिसे वहाँ खड़े सभी लोग देखने लग जाते हैं। लेकिन यह सब देखकर उसकी बेटी परेशान हो जाती है, तो वह उसका हाथ पकड़कर जोर से दबा देती है और बोलती है, अगर यह सब करना ही है तो थोड़ा और जोर से चिल्लाकर करो, सबको लगना चाहिए हम कितने परेशान हैं। और वे दोनों नाटक करने लग जाती हैं और कहती हैं, मेरी माँ को यून ने घर से बाहर निकाल दिया। इसके बाद हम यून और डॉक्टर को देखते हैं, जहाँ डॉक्टर उसे यून की हालत के बारे में बताता है। अब इनकी इंजुरीज धीरे धीरे हील हो रही हैं, लेकिन अभी इनका कोमा से बाहर आना थोड़ा मुश्किल है, और वह डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वह अपनी बेटी को उनके पास रख देती है, लेकिन वह लड़की यून के शरीर को कुछ जगह पर टच करती है और उसमें थोड़ी सी मूवमेंट होने लगती है। इसके बाद उसकी मेड आती है और यून को बताती है, उन दोनों माँ बेटी ने घर के बाहर तमाशा खड़ा कर दिया है और वह आपकी रेपुटेशन को बिगाड़ रही हैं। यह सब सुनकर यून को भी गुस्सा आ जाता है और वह भी बाहर जाकर रोने का नाटक करने लग जाती है और सबके सामने बोलती है, आप दोनों मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? आपने मेरे ऊपर वह गर्म पानी क्यों डाला? मैंने तो कुछ भी गलती नहीं की। यह मेरा बेटा है और उसको स्कूल में बुली किया जाता है और उसे सीढ़ियों से धक्का दे दिया गया, जिस वजह से उसे गहरी चोटें आ गई हैं और वह अभी भी कोमा में है, और डॉक्टर ने कहा है उसे हार्ट डिजीज़ है। और यह सब देखकर भी आप दोनों मुझे इतना परेशान क्यों कर रही हैं? ये सब देखकर वहाँ पर खड़े सभी लोग उन्हें धमकाने लग जाते हैं और कहते हैं, हमको पता है वह बच्चा पढ़ाई में भी बहुत होशियार है और हम सबके साथ भी बहुत अच्छा है। तुम इस परिवार के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? और वे सब लोग उन दोनों को धक्का देकर वहाँ से भगा देते हैं। इसके बाद हम रॉन को देखते हैं, जो टियान के पेरेंट्स की तरफ से आती है और वह उनसे कहती है, यह बच्चे आपस में मजाक कर रहे थे और मैं उनकी तरफ से आपके लिए एक गिफ्ट लाई हूँ। मुझे लगता है आप यह देखकर शांत हो जाएंगी। और उसके कॉन्ट्रैक्ट देती है साइन करने के लिए, जिसे यून मना कर देती है और बोलती हैं, वह अभी भी मेरे सामने माफ़ी मांगने नहीं आए हैं और तुम मुझे इस पर साइन करने के लिए बोल रही हो। जिस पर रॉन कहती है, टियान का ऐसा कोई इरादा नहीं था, वह तो सिर्फ उसके साथ मजाक कर रहा था, आप गलत समझ रही हैं, और वैसे भी उसने वह सब अपने ऊपर ले लिया है। इसके बाद उसकी लड़की बोलती है, जब मैं पिछले दरवाजे से गई थी तब टियान और उसके कुछ दोस्त मेरे भाई को परेशान कर रहे थे और तुमने भी वह सब देखा था और तुम भी इनमें शामिल थीं। इसके बाद हमें कुछ पास्ट दिखाया जाता है जहां पर टियान यून को बुली कर रहा था। तभी वहां पर रॉन गाती है और वह यह देखकर दरवाज़ा बंद करके वहां से चली जाती है। इसके बाद यून को गुस्सा आ जाता है और वह उसे एक चांटा मार देती है, और एक चांटा खाने के बाद वह उसके बेटे के बारे में गलत बोलती है, तो यून उसे एक चांटा और मार देती है और 2 चांटे खाने के बाद वह वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम यून को स्कूल में देखते हैं, जहाँ पर वह रॉन को सबक सिखाने आती है। तभी वहाँ पर स्कूल का प्रिंसिपल आ जाता है। यून उसे बताती है, मेरे बेटे को तुम्हारे स्कूल में बुली किया जाता था और उसे सीढ़ियों से गिरा दिया गया।
ये सुनकर प्रिंसिपल कहता है, मैं ऐसा हो ही नहीं सकता। मैंने अपने स्कूल के सभी बच्चों और टीचर को सख्ती से यह सब करने के लिए मना किया हुआ है। जिस पर यून प्रिंसिपल को इस टीचर के बारे में सब कुछ बता देती है। यह सुनकर प्रिंसिपल को गुस्सा आ जाता है और वह उसे एक चांटा मारता है और कहता है, क्या तुम्हें पता भी है यह कौन है? और उन गार्ड्स को स्कूल की वीडियोस दिखाने को बुलाता है। यून वे सब वीडियोस देखने के बाद उसे एक और चांटा मारती है और ऐसे ही उसे सबके सामने और भी चांटे मारती है और वह प्रिंसिपल उसे उसकी नौकरी से निकाल देता है। इसके बाद प्रिंसिपल उससे माफ़ी मांगता है, लेकिन यून उसे कहती है, पुलिस को कॉल करो और उसे जेल में डालो। इसके बाद हम उस टीचर को उसकी बहन और यान के पास देखते हैं, जो उन्हें बताती है यून ने उसके साथ क्या क्या किया है और उसे नौकरी से भी निकाल दिया गया है और वह नौकरी के बिना अब क्या कर सकती है। इसके बाद यून घर पर कॉल करता है, लेकिन वहाँ भी हालत बिगड़ी हुई थी और उसकी माँ उस पर चिल्लाने लग जाती है, लेकिन वह कॉल कट कर देता है। इसके बाद वह सिस से कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूँगा। इसके बाद हम यून को देखते हैं, जिसके पास यान आता है और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ और मेरी बहन को घर से बाहर निकालने की? क्या तुम्हें पता नहीं था मेरी माँ कितनी बीमार है? उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ा। जाओ जाकर मेरी माँ से माफ़ी मांगो। जिस पर यून कहती है, तुम तो 1 हफ्ते बाद आने वाले थे, चलो आ ही गए और आते ही तो मुझ पर गुस्सा करने लगे। जिस पर वह कहता है, तुम ऐसी बात इतनी बेशर्मी से कैसे बोल सकती हो? और जब तुम्हारी माँ ने मुझे बचाने के लिए बोला था तो तुमने वैसा क्यों नहीं कहा? जिस पर यून कहती है, तो तुम मुझे एक्सप्लेन क्यों नहीं करते कि तुम किस लिए पकड़े गए थे? क्या इसमें बताने में कुछ गलत है? इसके बाद वह उसके गाल पर पिंच करती है, लेकिन वह उसका हाथ हटा देता है और कहता है, तुम यह क्या कर रही हो? और वह कहती है, मुझे लगा तुम्हारे चेहरे पर एक मच्छर है। वह बोलती है, चलो ठीक है, तुम मुझे 20 मिलियन दे दो, मैं जाकर तुम्हारी माँ को दे दूंगी। जिस पर वह कहता है, इतने पैसे मैं तुम्हें कहाँ से दे सकता हूँ? जिस पर यून कहती है, वह है तो तुम्हारी माँ ही, क्या तुम इतना भी नहीं कर सकते? क्या तुम एक निकम्मे बेटे हो? यह सब सुनकर यान कहता है, वैसे मेरी माँ इतनी बीमार नहीं है, और फिर उससे उसके काम के बारे में पूछने लग जाता है। इसके बाद यून मन में सोचने लग जाती है, तुमने मेरे साथ इतना कुछ किया, तुम्हारी वजह से मेरा बेटा कोमा में चला गया, मैं तुम सबको बर्बाद कर दूंगी। इसके बाद यून उसे बुरा भला बोलकर वहाँ से भगा देती है। इसके बाद हम चुन की फैमिली मेंबर्स को देखते हैं, जहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर आकर बोलता है, आपकी पूरी फैमिली को मेडिकल फ्रॉड में संदिग्ध पाया गया है और मुझे अब आपसे कुछ सवाल जवाब करने हैं। इसके बाद जब चुन अपने घर पर आती है तो वहाँ उसकी सास और उसकी बेटी साथ में बैठी होती हैं और उसे बोलती हैं, क्या तुम्हें लगता था कि तुम हमें घर से निकाल पाओगी? ये हमारे बेटे का घर है और जैसे ही वह आएगा वह तुम्हें यहाँ से धक्के मारकर बाहर निकाल देगा। इसके बाद यान की बहन, जिसे वह बुलाती है, कहती है, वैसे भी अब वह तुम्हें तलाक देने वाला है, तो तुम उनके बाद क्या करोगी? वैसे भी इस दुनिया में ऐसी औरत को कोई समाज में रहने भी नहीं देगा, और जब तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया जाएगा तो तुम कहाँ जाओगी? ऐसी ज़िंदगी विधवा से भी बदतर हो जाएगी। इसके बाद चुन उसे बोलती है, मुझे उम्मीद है कि तुम भी आगे भविष्य में शादी करोगी और तुम भी इसी तरह से अपने बारे में सोच सकती हो। इसके बाद उसकी सास उससे सेफ की चाबी मांगती है और साथ में ज़मीन के कागजात, बैंक की पासबुक, ज्वेलरी और गोल्ड बार सब कुछ लाने को कहती है। इस पर चुन कहती है, सेफ मेरी चीज़ों से भरी पड़ी है तो मैं उसकी चाबी तुम्हें क्यों दूं? और वह उसे थप्पड़ मारने के लिए खड़ी होती है, लेकिन चुन उसे पीछे धकेल देती है और उसे थप्पड़ मार देती है। यह देखकर उसकी बेटी भी चुन को कुछ कहने लगती है, तभी वह उसे भी थप्पड़ मार देती है। तभी वहाँ पर यान भी आ जाता है और कहता है, मेडिकल फ्रॉड में सिर्फ इसकी फैमिली पकड़ी गई है, तो आप दोनों इसके साथ क्यों लड़ रहे हैं? यह सुनकर उसकी माँ और बहन कहती हैं, हम नहीं लड़ रहे, बल्कि इसने हमें थप्पड़ मारा है। यान उन्हें पीछे धकेलकर चुन के पास आकर बैठ जाता है और कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, वैसे भी तुम मेरी पत्नी हो। इसके बाद वह उससे कंपनी की सील मांगता है और बताता है, मेरे पिता और बड़े भाई के गिरफ्तार होने के बाद कंपनी को कौन संभालेगा? जल्दी से वह मुझे दे दो, मैं कोई रास्ता ढूंढता हूँ। इसके बाद वह मन में सोचती है, यह तो मुझसे सिर्फ मेरी फैमिली के साथ कर रहा है। फिर वह उससे लेटर पर साइन करवाने लगता है, जिसे टीचर लेकर आती है, लेकिन चुन उसे मना कर देती है। यह सुनकर वह उस पर चिल्लाने लगता है और उसके बेटे के बारे में बुरा बोलता है। इसके बाद चुन भी यान को बुरा बोलने लग जाती है और कहती है,
तुम सिर्फ सील और उस लेटर में से एक चुनोगे। तभी चुन के गार्ड आ जाते हैं और वह उन्हें कहती है, इन्हें सबको यहाँ से बाहर फेंक दो और मेरे बिना किसी को भी अंदर मत आने देना। इसके बाद जब तीनों बाहर आ रहे होते हैं तभी यान के ऊपर बिजली गिर जाती है और वे उसे अस्पताल में भर्ती कराते हैं। इसके बाद हम चुन की फैमिली को देखते हैं जो अपना केस जीत चुके हैं और जेल से बाहर आते हैं और चुन भी उनके पास आ जाती है और उन्हें अपनी बेटी से मिलवाती है। वह बच्ची बोलती है, सौभाग्य से मेरी माँ ने मेडिकल मास्टर से समय लेकर अपना नाम क्लियर करने को कहा, वरना मेरे दादा और चाचा यह सब अपने ऊपर ले लेते और उन दोनों को जेल हो जाती। इसके बाद शेन फैमिली खत्म हो जाती है, लेकिन मेरी माँ ने सब कुछ ठीक कर दिया। लेकिन वे तीनों भी उसकी आवाज़ सुन लेते हैं और चौंक जाते हैं कि इतनी छोटी बच्ची कैसे बोल सकती है, लेकिन हमारे आसपास तो कोई बच्चा भी नहीं है। इसके बाद वे सब घर पर आ जाते हैं और चुन यान के बारे में सब कुछ बता देती है, लेकिन तभी वह लड़की कुछ बोलती है और फिर से सुनकर सब चौंक जाते हैं। इसके बाद उसके डैड उससे पूछते हैं, अब तुम आ गई हो, क्या करोगी? इस पर चुन बोलती है, मैं उससे तलाक ले लूँगी और अपने बच्चों को अपने पास रखूँगी और उसे सबक सिखाऊंगी। इसके बाद हम चुन को देखते हैं जो शेन फैमिली की तरफ से फ्री क्लिनिक और फ्री कंसल्टेशन कैंपेन चला रही थी। इसके बाद हम यान को देखते हैं जो चुन को मनाकर अपने घर पर लेकर आता है और जब वह सो रही होती है वह उसके फिंगरप्रिंट्स लेकर सेफ को खोल लेता है और वहाँ से सील निकाल लेता है। इसके बाद वह किसी को कॉल करता है और बोलता है, मैंने सभी विला के सर्विलांस ऑफ कर दिए हैं और जो काम मैंने तुमसे कहा है उसे पूरा करो। इसके बाद हम विला के अंदर एक आदमी को देखते हैं जो मेड को चाकू मारकर चुन को बेहोश कर देता है। अब हम यान को किडनैपर से कॉल पर बात करते हुए देखते हैं जहां वह किडनैपर अपने 20 मिलियन मांगता है, जिस पर वह कहता है, मैं तुम्हें अभी 10 मिलियन दूंगा, पहले यह कंपनी मेरे नाम हो जाने दो, फिर मैं तुम्हें पूरे पैसे दूंगा। जिस पर किडनैपर को गुस्सा आता है और वह कहता है, तुम मुझे ट्रिक करने की कोशिश मत करो, और कॉल काट देता है। उसका आदमी पूछता है, बॉस अब क्या करना है? जिस पर वह कहता है, इनके फ़ोटो इनके भाई को भेजो, मुझे 100 मिलियन चाहिए। इसके बाद हम उसके भाई को देखते हैं जिसके पास उनकी फ़ोटो आती है। वह फ़ोटो देखता है, तभी किडनैपर का कॉल आता है और वह कहता है, तुम्हारी बहन और उसकी बेटी मेरे पास हैं, अगर तुम उन्हें बचाना चाहते हो तो मुझे 100 मिलियन दो। वह कहता है, पहले मेरी बात कराओ। जिस पर किडनैपर चुन से बात कराता है। जब वह अपनी बहन से बात करता है तो कहता है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें बचा लूँगा। किडनैपर कहता है, अगर अपनी फैमिली से प्यार करते हो तो जल्द से जल्द 100 मिलियन का इंतज़ाम कर लो, और कॉल काट देता है। अब हम युन की बेटी को देखते हैं जो इतनी देर से सो रही थी, उसकी नींद खुल जाती है। उठते ही वह मन में बोलना शुरू करती है, अरे यह क्या, मैं कितनी देर से सो रही थी, यह कौन सी जगह है, यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा अंधेरा है। फिर वह अपनी माँ को देखती है और वे दोनों मन ही मन बात करती हैं। चुन बताती है, हम यहाँ से बचकर निकल जाएंगे। जिस पर उसकी बेटी कहती है, तो मेरे बुरे डैडी ने हमें किडनैप करवाया है और उन्होंने मुझे भी ड्रग दिया। उफ़, ये ड्रग कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, मैं इतनी देर से सो रही थी। तभी एक किडनैपर उठकर चुन के पास आता है और कहता है, शेन परिवार की बेटी तो वाकई में बहुत खूबसूरत है, मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतनी ज़्यादा सुंदर होगी, तो चलो इस बात का फ़ायदा उठाया जाए। वह उसके मुंह से पट्टी हटाता है, पर चुन उसके हाथ पर काट लेती है, जिससे वह नीचे गिर जाता है। फिर वह गुस्से में खड़ा होता है और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें मार डालूंगा। और वह एक बेसबॉल बैट उठाकर उस पर वार करने ही वाला था कि तभी उसकी बेटी अपने मुंह से जादुई शक्ति छोड़ती है, जिससे वह दूर जाकर गिरता है। तभी वहां पर उनका बॉस आता है, जिस पर वह आदमी कहता है, यह बच्ची अजीब है, इसने मुझे नीचे गिरा दिया। तभी चुन भी अपनी रस्सी खोल लेती है और जल्दी से जाकर अपनी बेटी को उठाती है। वह भागने वाली थी, लेकिन सभी गुंडे उन्हें घेर लेते हैं। फिर से उसकी बेटी अपनी सुपर पावर का इस्तेमाल करती है। वह ज़ोर से चिल्लाती है, जिससे सबके कानों में दर्द होने लगता है और सभी ज़मीन पर गिर जाते हैं। इस मौके का फ़ायदा उठाकर चुन वहां से भाग जाती है, जिस पर किडनैपर को गुस्सा आता है और वह अपने आदमियों को लात मारकर उसे पकड़ने को कहता है। इसके बाद वे उसके पीछे जाते हैं और उसे घेर लेते हैं। उसका बॉस चाकू उठाकर उसे मारने जाता है, पर तभी चुन की बेटी फिर से अपनी सुपर पावर का इस्तेमाल करती है और उनके ऊपर बिजली गिरा देती है, जिससे सभी ज़मीन पर गिर जाते हैं और उनके मुंह से धुआं निकलने लगता है। इस पर चुन कहती है, मेरी प्यारी बेटी, तुम बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो,
तुमने एक बार फिर से माँ की जान बचाई। जिस पर वह कहती है, आप भी बेस्ट मदर हो, आई लव यू मामा। और अब वे वहाँ से चली जाती हैं। रास्ते में चुन को उसका भाई मिल जाता है। वह अपने भाई को बताती है, हमें किडनैप कर लिया गया था। यहाँ पर उसकी बेटी कहती है, फाइनली अंकल हमें बचाने आ गए। अंकल सबसे बेस्ट हैं। इसके बाद हम अगले दिन उन्हें घर पर देखते हैं, जहाँ चुन का भाई अपने हाथों से अपनी बहन को खाना सर्व कर रहा था और चुन की बेटी को उसकी नानी लेकर बैठी हुई थी। वहाँ पर वह कहती है, मम्मी को बहुत ही ज़्यादा भूख लगी है। वैसे मैं भी कम भूखी नहीं हूँ। मैंने अभी अभी 18 बॉटल मिल्क पिया है। नानी कहती है, यह बेटी वाकई में बहुत ही ज़्यादा भूखी है। इसके बाद हम चुन के पति को उसकी दूसरी पत्नी के साथ देखते हैं, जो कि पार्किंग में थे। यहाँ पर चुन का पति सिसी से कहता है, इस बार मैं फाइनली तुम्हें अपना सरनेम दूंगा। और यह दोनों बहुत खुश थे। तभी एक कार आकर रुकती है और इन्हें दोनों को किडनैप कर लेती है। अब वैन इन्हें रोड पर फेंक कर चली जाती है। जब इनकी आंखें खुलती हैं तो ये बिना कपड़ों के रोड पर पड़े होते हैं। जल्दी से उसकी पत्नी उसे उठाती है। ये दोनों काफ़ी ज़्यादा डरे हुए थे और इन्हें ठंड भी लग रही थी। इन्हें दोनों को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और ये भर भर कर उस इंसान को गालियाँ दे रहे थे जिसने इनके साथ ऐसा किया। इसके बाद ये एक कपड़ा उठाते हैं और उसे उठाकर वहाँ से जल्दी से चलने लगते हैं, पर इनके पैरों में काफ़ी ज़्यादा कंकड़ और पत्थर चुभ रहे थे। अब हम चुन को देखते हैं, जो कि अपने बेटे को विजिट करने अस्पताल आई थी, पर चुन की बेटी फिर से अपनी सुपर पावर का इस्तेमाल करती है और उसे जगा देती है, जिससे वह ठीक हो जाता है। पर जैसे ही वह उठता है, अपनी बहन की आवाज़ सुनता है और चौंक जाता है। वह कहता है, यह सब मैंने देखा था अपने सपने में, मतलब यह सच था। इसने मुझे ठीक कर दिया। फिर वह उसके भाई के पैर भी ठीक कर देती है, जिससे वह चलने लग जाता है। यह देखकर चुन बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। इसके बाद वे घर आते हैं और बहुत ही प्यार से चुन अपने हाथों से उन्हें खाना खिलाती है और उसकी बहन भी उसे सारी सच्चाई बता देती है। अब हम उन दोनों पति पत्नी को देखते हैं, जहाँ पर चुन का पति बहुत ही ज़्यादा परेशान था। तो सिसी पूछती है, तुम इतने ज़्यादा परेशान क्यों हो? देखो मैं कितनी अच्छी रेडी हुई हूँ, मैं कैसी लग रही हूँ। जिस पर वह कहता है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? मेरा कॉन्ट्रैक्ट था, पर वह नहीं हो पा रहा, सिर्फ और सिर्फ शेन परिवार की वजह से। और अभी तक किडनैप पार का भी फ़ोन मेरे पास नहीं आया, पता नहीं क्या हो रहा है। पर तभी उसके पास किडनैपर का फ़ोन आता है। किडनैपर अपने पैसे मांगता है। वह कहता है, क्या तुम्हारे पास वे दोनों हैं? जिस पर वह हाँ बोल देता है, पर उसके सिर पर काफ़ी ज़्यादा चोट लगी थी और वह झूठ बोलकर अपने पैसे निकलवाना चाहता था। कॉल कट करते ही चुन का पति खुश हो जाता है और कहता है, वे अभी तक वहाँ से भागे नहीं हैं। कल 100 डे की पार्टी होगी और अगर शेन परिवार ने मेरे साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की तो मैं किडनैपर को बोलूँगा कि वह चुन की कटी हुई उंगलियाँ उन्हें भेज दे। इस पर वे दोनों ही बहुत खुश हो जाते हैं। पर यह सब बातें करते करते उन दोनों के बीच थोड़ी सी बहस हो जाती है। तभी उनका बेटा आता है और कहता है, पेरेंट्स आप दोनों फिर से झगड़ा कर रहे हैं, आखिर अब क्या हो गया? जिस पर उसकी पत्नी बहुत ही खुश होते हुए बोलती है, कल हमें वह मिल जाएगा जो हमें चाहिए, क्योंकि कल 100 डेज पूरे हो जाएंगे। उसका पिता कहता है, इसके बाद बेटा मैं तुम्हें यहाँ की सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिलाऊंगा, क्योंकि तुम बहुत ही इंटेलिजेंट हो। तुम 20 साल के हो गए हो, अब तुम्हें कॉलेज जाने की ज़रूरत है और तुम इस ग्रुप के वारिस बनोगे। तुम्हें आगे चलकर बिजनेस संभालना है, तुम्हें अपनी लाइफ में बहुत कुछ करना है। और अगले दिन हम उस पार्टी को देखते हैं जहां चुन का पति सभी लोगों से मिल रहा था और खुद की और उसके बिजनेस की भर भर कर तारीफ कर रहा था। वहां पर कुछ औरतों के साथ सिसी एक बच्चे को लेकर खड़ी थी और वह यहाँ पर प्रिटेंड कर रही थी कि जैसे वह चुन हो, और सभी लेडीज़ को भी यही लग रहा था। यहाँ पर सभी उसके पति की तारीफ कर रहे थे कि वह बिजनेस टाइकून है, वह बहुत स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है और भी पता नहीं क्या क्या। तभी वहाँ पर यूरान आ जाती है और वह अपने साथ 100 गोल्ड बिस्किट, 20 कैरेट रूबी ज़रा पेंडेंट और भी बहुत सारे एक्सपेंसिव गिफ्ट्स लेकर आई थी। इसे देखकर तो चुन का पति खुशी से पागल हो रहा था, पर वह आते ही सबसे पहले चुन और उसकी बेटी के बारे में पूछ लेती है, जिस पर सिसी भागते हुए आती है और वह ऐसे प्रिटेंड करती है कि जैसे वही चुन हो। इसके बाद यूरान उनसे मिलती है और वह बेबी से बहुत ही प्यार से बात करती है, पर वह अचानक से कहती है, इस बेबी की आईब्रो रेड होनी चाहिए, यह बेटी नहीं लग रही। जिस पर सिसी उसे छिपाने लगती है। उसका पति कहता है, बेबी अभी बहुत छोटी है, पर यूरान कहती है, लेकिन चुन कहाँ पर है?
यह सुनकर वह थोड़ा सा चौंकता है, पर वह कहता है उसकी तबीयत ठीक नहीं है, आप इनसे मिलिए। अब वह जल्दी से अपने बेटे को बुलवाता है और उनसे मिलवाता है। वह कहता है यह साइंस में बहुत ही अच्छा है, जिस पर यूरान कहती है यह तो बहुत ही अच्छी बात है, वैसे यह कितने साल का है? वह बताता है 20 साल का है। वह कहती है यह कॉलेज कब जाएगा? जिस पर चुन का पति कहता है बस अभी। और वह पूछती है तुम्हें किस कॉलेज में जाना है? जिस पर वह काफ़ी ज़्यादा शर्मा जाता है और कोई जवाब नहीं देता। उसके पिता कहते हैं यह काफ़ी ज़्यादा शाय है और नर्वस हो रहा है। वह कहती है कोई बात नहीं, यहाँ की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी बेंजिन यूनिवर्सिटी है, मैं उसमें तुम्हारी बात करूँगी। मैं तुम्हें एक रिकमेंडेशन लेटर देती हूँ। और वह उसे लेटर लिख कर दे देती है, जिसके बाद तो सिसी की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। पर तभी वहाँ पर चुन अपनी बेटी के साथ आती है, जिसे देखकर इन लोगों के तो होश ही उड़ जाते हैं। ये देखकर यूरान खुश हो जाती है और जल्दी से उससे बात करती है और सभी लोग बात करने लगते हैं। यह सब क्या है? यूरान सभी से उसका परिचय करवाती है और कहती हैं यह चुन है। जिसके बाद सभी कहते हैं तो फिर वह औरत कौन है जो कब से मिस्टर ये की पत्नी होने का नाटक कर रही थी? शायद उनकी मिस्ट्रेस है। और सभी उसे बहुत ही बुरा भला कहने लगते हैं। पर जब चुन के पति को लगता है कि अब उसका नुकसान होने वाला है, तो वह जल्दी से चुन की तरफ हो जाता है। इसके बाद यान वह नेकलेस लेकर बाहर आ जाता है और बोलता है यह मेरे लिए इतना भी खास नहीं है, यह मेरी तरफ से मेरी बेटी के लिए मेरा प्यार है। जब वह वही नेकलेस अपनी बेटी को पहना रहा होता है, वह उसे नीचे गिरा देती है। फिर चुन कहती है यह सब मुझे पसंद नहीं है, लगता है तुम अच्छी तैयारी करके नहीं आए। इसके बाद यूरान बोलती है आई अभी छोटी है, लेकिन उसकी नज़र बहुत तेज़ है। फिर वह उसे यहाँ पर रखी सभी चीज़ें दिखाती है और बोलती है तुमको इनमें से जो भी पसंद हो वह तुम ले सकती हो। इसके बाद आई बोलती है मुझे तो यहाँ पर रखी सभी चीज़ें पसंद हैं। इस पर चुन हंस देती है और कहती है यह कह रही है कि इसको यहाँ की सभी चीज़ें चाहिए। इसके बाद वहाँ पर एक बच्चा आता है जो युवान के भाई का लड़का यांग होता है। वह उसे जल्दी से बुलाती है यहाँ पर आओ, मैंने तुम्हारे लिए एक अच्छी दोस्त ढूंढी है। और वह उसे आई से मिलवाती है। फिर उससे पूछती है क्या तुम्हें यह अच्छी लगी मुझ में? पर वह बच्चा हाँ बोलता है, जिस पर वह बच्ची सोचती है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, मैंने तुम्हें शायद अपने सपने में देखा है। तभी हमें कुछ बच्चों को दिखाया जाता है जो आपस में खेल रहे होते हैं। इसके बाद हम यान को देखते हैं जो चुन से माफ़ी मांग रहा होता है। मुझे माफ़ कर दो, मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगा। मैं तुम्हारे सिवाय किसी और औरत को नहीं देखूँगा, मैं तुमसे वादा करता हूँ। जिस पर चुन उससे सिसी के बारे में पूछती है और उस लड़के के बारे में भी, जिस पर यान बोलता है मुझे तो वह शुरू से ही पसंद नहीं है, और कैसा हो अगर हम उन्हें पैसे दे दें और उन्हें कहीं बाहर विदेश भेज दें। अगर तुम ऐसा नहीं चाहती हो तो कोई बात नहीं, मुझे भी अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता वह कहाँ जाए और क्या करे। इसके बाद चुन उसे खड़ा करती है और पूछती है फिर उस लड़के त्यान का क्या होगा? जिस पर यान बोलता है मेरी अब एक बेटी है और मुझे अब उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसके बाद वह अपनी बेटी को लेकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम यान को देखते हैं जो चुन की फैमिली से माफ़ी मांगने आया होता है। वह बोलता है यह सब मेरी गलती है, शुरू से ही यह सब मैं कर रहा था, मुझे माफ़ कर दो। मैं अपनी बेटी और अपने सभी बच्चों को अपनाता हूँ, पर मुझ जैसे को तो मर जाना चाहिए। मेरी शादी को 20 साल हो गए हैं, पर मैंने अब तक इनके लिए कुछ भी नहीं किया है। इसके बाद हम देखते हैं कि यान पार्टी में सोच रहा होता है अगर मेरी बेटी की शादी इस लड़के के साथ हो गई तो हम अमीर बन जाएंगे। तभी वह चुन के साथ रहने का प्लान बनाता है, लेकिन यह सब उसकी बेटी सुन लेती है और अपनी माँ को बता देती है। फिर हम देखते हैं कि यान उन्हें एक पत्र दिखाता है। मैंने भेज दिया है, अब से चुन और मेरी बेटी मेरे हैं और मैं कसम खाता हूँ अगर मैंने यह वादा तोड़ दिया तो मुझ पर बिजली गिर जाए और मैं वहीं पर मर जाऊँ। इसके बाद वह चुन को अपना कार्ड दे देता है, इसमें 7 मिलियन हैं, अब से यह तुम्हारा है। ये सब देखकर चुन का डैड बोलता है अगर तुमने मन बना लिया है तो फिर तुम दोनों घर जाओ और अपनी ज़िंदगी अच्छे से जियो। अब मेरी तरफ से बहुत सारी खुशियाँ ले जाओ। इसके बाद यान चुन को ले जाता है। फिर उसकी माँ कहती है कहीं हमारी बेटी को कुछ हो न जाए। जिस पर उसके डैड बोलते हैं उसके साथ उसकी बेटी है, उसकी नज़र हमेशा उन पर रहेगी। इसके बाद हम चुन को देखते हैं जिसकी सभी मिलकर सेवा कर रहे थे। कोई उसके हाथ दबा रहा था तो कोई उसे अपनी मीठी बातों में फंसा रहा था। यान उसके लिए फूल लाता है।
इसके बाद उसकी माँ उसे बच्चे को हग करना चाहती है, लेकिन वह बच्ची अपनी माँ से कहती है, मैं इस चुड़ैल के पास नहीं जाना चाहती। इसके बाद चुन उसे मना कर देती है और वह वहाँ से उठकर अपने रूम में चली जाती है और उसके पीछे यान भी आ जाता है और वह उसे बोलता है, मैंने अपनी माँ और बहन को बोल दिया है, वह अब से तुम्हें परेशान नहीं करेंगे और हमारी बेटी को भी। और यह मैं दिल से बोल रहा हूँ, इसमें कोई झूठ नहीं है। और कल रूफिंग भी आ रहा है। इसे सुनकर चुन खुश हो जाती है और पूछती है, क्या सच में? इसके बाद हम देखते हैं चुन यह सब बात यूरान को बता देती है, जिस पर वह बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है और उससे पूछती है, क्या ऐसा कुछ है जो मैं तुम्हारे लिए कर सकती हूँ? इसके बाद हम यान और यूरान को देखते हैं, जिन्होंने अपने प्रोजेक्ट के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है और उन्होंने उस पर सील भी लगा दी है। वे एक दूसरे से कहते हैं, हम आगे भविष्य में भी ऐसे ही साथ काम करेंगे। इसके बाद वह अपने मन में सोचता है, 1 साल बाद मुझे 100 मिलियन का प्रोजेक्ट मेरे हाथ में आ जाएगा। उसके बाद मैं सभी शेन फैमिली को मार डालूंगा। इसके बाद हम चुन को देखते हैं, जो यान के पास आती है और उससे कहती है, चलो रूफिंग के लिए उसकी मनपसंद का खाना सुपरमार्केट से लाते हैं, जिस पर वह उसे अपनी कुर्सी पर बिठाता है और समझाता है, मैं तुम्हें उसके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। इसे सुनकर वह थोड़ी परेशान सी हो जाती है। वह बताता है, कुछ समय से रूफिंग बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो गया है। वह कहता है, मैं अब घर नहीं आना चाहता। जिस पर चुन उससे पूछती है कि वह ऐसा क्यों कहता है। यान बताता है, वह इसीलिए क्योंकि वह तुमसे नफरत करता है और कहता है, मैं घर बिल्कुल नहीं आना चाहता। यह सब सुनकर उसकी बेटी उसे कहती है, आप डैड की बातों में मत आइए, मैं आपको आपके दूसरे बेटे को ढूंढ कर दूंगी। इसके बाद वह वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम यान की फैमिली को देखते हैं, जहाँ उसकी बहन की शादी के लिए एक प्रस्ताव आता है और वह लड़का उनके लिए बहुत सारा सामान लेकर आता है। इसे देखकर दोनों पागल सी हो रही थीं। फिर इसके बाद वह लड़का अपनी जेब से एक कार्ड निकालकर उन्हें दे देता है और कहता है, इसमें 8 मिलियन हैं। तभी वहाँ पर चुन भी आ जाती है। यान की बहन को कार्ड दिखाकर बोलती है, मेरा फियांसे मेरे लिए शादी का प्रस्ताव लाया है और इतना सारा सामान लाया है जिसकी कीमत 8 मिलियन से भी ऊपर है। यह सब चुन नज़रअंदाज कर देती है और इसके बाद वह लड़का भी वहाँ से चला जाता है। इसे देखकर चुन सोचती है, इसे मैंने कहीं पर तो देखा है। जिस पर उसकी लड़की उसे बताती है, इसका नाम जियांग चेन है और इसकी 2 पत्नियाँ हैं जिन्हें इसने अपाहिज कर रखा है। इसके बाद चुन उन्हें समझाती है, यह लड़का अच्छा नहीं है और इसकी बाहर बुरी प्रतिष्ठा है। क्या आप इस बारे में दोबारा सोचोगी? जिस पर यान की बहन कहती है, क्या तुम मुझसे जलन महसूस कर रही हो? उसने मुझे 8 मिलियन का कार्ड दिया, क्या इस वजह से? इसके बाद वे दोनों फिर से उसे बुरा भला बोलने लग जाती हैं, लेकिन चुन तब उठकर जाने लगती है और जाते जाते कहती है, जब तक इसकी शादी होकर यह यहाँ से दफ़ा नहीं हो जाती, तब तक मैं अपने माँ बाप के घर पर रहूँगी। इसके बाद हम यान को देखते हैं, जो सीसी से मिलने आया होता है। वह उससे कहती है, क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ बना दूँ? लेकिन वह मना कर देता है, मैं सिर्फ यहाँ तुम्हें देखने आया हूँ। मैं अभी थोड़ा जल्दी में हूँ और मैं तुम्हें यहाँ पर एक गुड न्यूज़ देने आया हूँ। मेरा जो ग्रुप के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। बस तुम 1 साल और इंतज़ार करो। जब मुझे 100 बिलियन मिल जाएंगे, मैं चुन को तलाक दे दूंगा और फिर इसके बाद हम शादी कर लेंगे। इसके बाद वह उस पर चिल्लाती है और कहती है, मैं यह भी पिछले काफ़ी समय से सुन रही हूँ और मैं यह सुन सुनकर अब थक चुकी हूँ। वह चुन हमेशा से कोई न कोई रास्ता ढूंढ लेती है तलाक से बचने के लिए और तुमसे कुछ भी नहीं हो रहा। इसके बाद यान कहता है, तुम चिंता मत करो, हम अपने बेटे को यूनिवर्सिटी भेजकर ही रहेंगे और मैं तुमसे शादी करके ही रहूँगा। और वह वहाँ से निकल जाता है। तभी उसका बेटा त्यान वहाँ आ जाता है और उसे कहता है, तुम में तो कोई क्षमता है ही नहीं और तुम तो कभी उनके काबिल हो भी नहीं सकते। और उसे बुरा भला कहने लग जाता है, जिस पर उसे गुस्सा आ जाता है। वह कहती है, मुझे चुन और उसकी बेटी को पहले ही मार देना चाहिए था, उसे अस्पताल में ही जला देना चाहिए था। फिर इसके बाद वह अपने बेटे से कहती है, तुम कोई बेवकूफ़ी वाला काम मत कर देना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जिस पर उसका बेटा कहता है, मैं एक अमीर बाप का बेटा बनना चाहता था, मैं अमीर बनना चाहता हूँ। अगर यह तुम नहीं कर पाओगी तो मैं यह खुद करूँगा। और यह कहकर वह वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम चुन को देखते हैं, जो एक डरावना सपना देख रही थी अपने बेटे रूफेंग के बारे में और अचानक से उठ जाती है और सोचती है, क्या कहीं कुछ बुरा होने वाला है? तभी उसे एक कॉल आती है जिसमें उसे पता चलता है कि उसका दूसरा बेटा कहाँ है। तभी उसकी लड़की भी बोलती है, मैंने आपके दूसरे बेटे को ढूंढ लिया है,
वह बुरी औरत और डैड ने उसे डोंगजोंग में छिपा रखा है और वह उसे मारना चाहते हैं। मॉम, जल्दी से मेरे दूसरे भाई को बचा लीजिए। उसके बाद वह कार में बैठकर उसे ढूंढने के लिए चल देती है और वहां पर पहुंच जाती है। लेकिन वहां कुछ आदमी उस इलाके की पहरेदारी कर रहे थे। तभी वह बच्ची अपना कुछ जादू इस्तेमाल करती है जिससे वे बेहोश होकर गिर जाते हैं। इसके बाद वह अपने बेटे को बचा लेती है और उसे अपने घर लेकर आ जाती है। इसके बाद वह लड़का कहता है, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? हमें जल्दी से घर पर जाना चाहिए। डैड हमारी चिंता कर रहे होंगे, पर मुझे उनको जाकर बताना है कि मैं अब ठीक हूँ और आपने मुझे उन किडनैपर से बचा लिया है। जिस पर चुन उसे बताती है, तुम्हारे लिए कुछ ऐसा है जो मैं तुम्हें समझाना चाहती हूँ। क्या तुम मुझसे वादा करोगे कि तुम उन्हें अपने बारे में कुछ नहीं बताओगे? जिस पर वह लड़का कहता है, क्या मैं उन्हें यह भी नहीं बता सकता कि मुझे बचा लिया गया है? जिस पर चुन उसे बिल्कुल मना कर देती है और कहती है, क्या तुमने अपनी बहन की आवाज़ नहीं सुनी और तुम इसके बारे में भी किसी को कुछ नहीं बताओगे? जिस पर वह लड़का कहता है, आप चिंता मत करो, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। इसके बाद हम बच्चों को देखते हैं जो सो रहे होते हैं। तभी रूफेंग अपने आप को एक अजीब सी जगह पर देखता है। तभी उसे उसकी बहन की आवाज़ सुनाई देती है और वह उसे बता रही होती है, तुमको तुम्हारे डैड ने किडनैप नहीं किया हुआ था, पर मॉम को कहा था कि तुम बाहर विदेश पढ़ने के लिए गए हो और वह मॉम को किस तरह परेशान कर रहे हैं। इसके बाद उसकी आंखें खुल जाती हैं और वह उस बच्ची के पास जाता है और कहता है, मैं भी अपना बेस्ट दूंगा मॉम को बचाने में। इसके बाद वे दोनों भाई अपनी बहन के साथ खूब खेलते हैं और उसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं और हमेशा उसके आसपास ही रहते हैं। इसके बाद हम 2 साल बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर वह बच्चे काफ़ी बड़े हो चुके थे। हर वे तीनों एक साथ एक पार्क में बैठे थे और उसका बड़ा भाई उसकी पढ़ाई के बारे में पूछता है और वह उसे बता देता है कि मैं अच्छे से पढ़ रहा हूँ। इसके बाद उसका भाई कहता है, तुम्हें पढ़ाई में थोड़ा सा और अच्छा होना पड़ेगा, तभी तुम्हारा सिलेक्शन जूनियर मिलिट्री अकादमी में हो पाएगा। जिस पर उसका भाई कहता है, मुझे वहाँ जाने से डर लगता है, क्या मैं कर पाऊँगा? जिस पर उसका बड़ा भाई कहता है, तुम अपने आप में विश्वास रखो, तुम ज़रूर कर लोगे। इसके बाद चुन भी वहाँ आ जाती है और वह उन सबको देखकर बहुत खुश होती है। इसके बाद हम चुन को यूरान के पास देखते हैं जहाँ पर वह उसकी बेटी के साथ खेल रही होती है। तभी बहुत सारे डॉक्टर्स ऊपर से उतर कर आते हैं। जिस पर चुन पूछती है, यहाँ पर इतने सारे डॉक्टर क्या कर रहे हैं? जिस पर यूरान कहती है, काफ़ी समय से मेरे डैड की छाती में दर्द हो रहा है, ये सब उन्हीं के लिए हैं और मैं इतनी जल्दी अभी उनको मरने नहीं दे सकती। मैंने यहाँ के और विदेश के कार्डियोलॉजिस्ट्स घर पर ही बुला लिए हैं। तभी अचानक से उसके डैड ज़ोर से चिल्लाने लग जाते हैं और वे दोनों जल्दी से ऊपर जाती हैं और देखती हैं कि उसके डैडी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। तभी डॉक्टर उन्हें एक इंजेक्शन लगाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद उनके डैड के चेहरे से खून निकलना शुरू हो जाता है। लेकिन तभी वह बच्ची अपना कुछ जादू इस्तेमाल करती है और चुन उनके पास जाकर उन्हें ठीक करने की कोशिश करती है, जिससे उन्हें थोड़ी राहत मिलती है। इसके बाद वह बच्चे अपनी मॉम को कुछ बताते हैं। तभी वह यूरान से प्याज लाने को बोलती है, लेकिन वहाँ खड़ा हुआ डॉक्टर बीच बीच में बार बार उसे टोक रहा होता है। लेकिन उसके बाद वह किसी की परवाह किए बिना उनका इलाज शुरू कर देती है और पीछे से उसकी लड़की उसे सब कुछ बता रही थी और इसके बाद उन्हें होश आ जाता है। इससे बाद हम यान की माँ और उसकी बहन को चुन के घर के बाहर देखते हैं जहाँ पर वह उनसे मिलने के लिए आई होती है। तभी वहाँ पर चुन भी आ जाती है और वह उन्हें देख लेती है और अपने गार्ड्स को पुलिस बुलाने के लिए बोलती है। जिस पर वे दोनों कहती हैं कि हम यान के फैमिली मेंबर हैं, जिसे वह देखकर चौंक जाती है और कहती हैं, मुझे लगा कि कोई भिखारी मेरे घर के बाहर आकर खड़े हो गए हैं। और उनसे पूछती हैं, तुम यहाँ पर किस लिए आए हो? जिस पर यान की बहन बोलती है, जियांग ने मुझे बहुत ज़्यादा पीटा है और उसने हमारी शादी के पहले दिन ही मुझे पीटना शुरू कर दिया है। वह एक नंबर का शराबी और थरकी इंसान है और मैं वहाँ से भागना चाहती थी, लेकिन उसने मुझे एक कमरे में लॉक कर दिया और जब मेरी माँ मुझे देखने के लिए आई तो उसने इनको भी मनाना शुरू कर दिया। जिस पर उसकी माँ चुन को अपना चेहरा दिखाने लग जाती है। उसका पूरा चेहरा लाल कर रखा था, उसकी इतनी ज़्यादा पिटाई हुई थी और उन दोनों को देखकर चुन भी थोड़ा सा अपने आप को दर्द महसूस करती है। बाप रे, तुम दोनों को कितनी बुरी तरह मारा। जिस पर उसकी बहन चुन से बोलती है, भाभी प्लीज़ मुझे बचा लीजिए, मुझे उस आदमी से डिवोर्स चाहिए। जिस पर चुन बोलती है, मैंने तो तुमको पहले ही समझाया था कि वह अच्छा आदमी नहीं है, लेकिन तुमने मेरी बात पर ध्यान ही नहीं दिया और वैसे भी डिवोर्स की फ़ाइल कोर्ट में जमा होती है, मेरे पास नहीं। तुम क्या चाहती हो मैं क्या करूं?
जिस पर उसकी बहन बोलती है, मैं चाहती हूँ उसे घर से निकाल दिया जाए और उसे ख़त्म कर दिया जाए। जिस पर चुन कहती है, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है। क्या तुम अपने साथ दहेज नहीं लेकर आई? क्या जियांग फैमिली ने तुम्हें कुछ भी नहीं दिया? मुझे लगा शादी से पहले उस दिन तुमको इतना कुछ वह देकर गया था, तो शादी के बाद तो तुम्हें वह रानी बनाकर रखता। और तब भी तुम डिवोर्स चाहती हो? कम से कम तुम जियांग से अपनी पिटाई की भरपाई तो मांगो। तब यान की माँ बोलती हैं, इसलिए तो हम तुम्हारे पास आए हैं। मैं चाहती हूँ तुम ज़्यादा से ज़्यादा अपने आदमियों को भेजो और उसको मार मार कर उसका भर्ता बना दो और उसे धमकी दो कि अगर उसने मेरी बेटी को पिटाई के पैसे नहीं दिए तो उसे इतना मारा जाएगा कि उसकी मौत उसके करीब आ जाएगी। तुम चाहती हो मैं खुद जाकर उसकी मौत आने तक उसको मारूं और तुम्हारी बेटी को पिटाई का पैसा मिल जाए? जिस पर उसकी माँ यस यस बोलती हैं। इसके बाद चुन कहती है, और मुझको सजा कर जाओ, फिर तुम्हारा बेटा मेरा पैसा ले जाए। अब मैं तुमसे पूछती हूँ, क्या तुम मुझे बेवकूफ़ समझती हो? अब जल्दी से मेरे सामने से हटो। अगर तुम नहीं आती तो मैं जियांग को भुला दूंगी। इसके बाद वह अंदर चली जाती है और वे दोनों उसको मदद के लिए चिल्लाने लग जाती हैं। थोड़ी देर बाद उसे बकने भी लग जाती है कि तुम जैसी को मर जाना चाहिए। इसके बाद वहाँ पर यान जियांग के साथ आता है और वह उसकी बहन को लेकर चला जाता है। तुम जैसी शादीशुदा को ऐसे किसी और के घर पर नहीं रहना चाहिए। तुम एक बिखरे पानी की तरह हो जिसको कोई भी झाड़ू मारकर कहीं भी बहा सकता है। अब जल्दी से चुपचाप मेरे साथ चलो। और उसकी माँ यान को बोलती है, तुम उसे ऐसे कैसे जाने दे रहे हो? वह उसे जान से मार डालेगा। उसने मुझे भी मारने की कोशिश की है। वह अच्छा इंसान नहीं है। तुम यह सब क्या कर रहे हो? और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर देती है। जिस पर यान बोलता है, तुम यह क्या कर रही हो? मेरा बिजनेस जियांग फैमिली पर डिपेंड है। तुम मुझे और ज़्यादा परेशान मत करो, बस इंतज़ार करो। जैसे ही मेरा प्लान सफल हो जाएगा, मैं आपको बदला लेने में मदद करूँगा। जिस पर उसकी माँ रोते हुए कहती है, हाँ, मुझे बदला ज़रूर लेना है। इसके बाद हम यान को कुछ आदमियों के साथ देखते हैं जो प्लानिंग कर रहा होता है कि हमको कैसे शेन ग्रुप को अपनी तरफ लेना है। इसके बाद वह ताली बजाकर वहाँ पर कुछ लड़कियों को कॉन्ट्रैक्ट के साथ लाता है, जिसमें लिखा था कि तुम्हें कंपनी का 5% शेयर मिलेगा और तुम मेरी कंपनी के ग्रेट कंट्रीब्यूटर्स बन जाओगे। तभी उनमें से एक आदमी बोलता है, तू घटिया आदमी बहुत दिलेर है, जिसने अपने बाप को भी धोखा दे दिया। अब से तेरे साथ लॉयल रहूँगा। पर वे तीनों उसका ऑफर मान लेते हैं और पार्टी एंजॉय करते हैं। इसके बाद हम यान और सिसी को देखते हैं जो बात कर रहे थे। अब सेन ग्रुप के एसेट्स बहुत जल्द हमारे हो जाएंगे और प्रोजेक्ट खत्म होने में आपको सिर्फ 3 दिन बचे हैं और प्रोजेक्ट फंड का सारा पैसा मेरे खुद के अकाउंट में होगा। ओशियन फैमिली ट्रिलियन के कर्ज में दबकर मर जाएगी। इसके बाद हम एक धमाकेदार शादी करेंगे। क्या तुम अब सेटिस्फाइड हो? पर वे दोनों मज़े करने लग जाते हैं। तभी वहाँ पर मीडिया आ जाती है और उनकी फ़ोटो लेने लगती है। सभी बोलते हैं, तुमने अपने पार्टनर को धोखा दिया है और क्या वह तुम हो जिसने सिसी के साथ मिलकर सबको धोखा दिया है? और तुमको धोखा देते हुए कितना टाइम हो गया है? तभी वहाँ पर चुन भी आ जाती है और उसे कहती है, हमारी शादी को भी बहुत साल हो गए हैं और मैंने तुम्हारी मान का ध्यान रखा और तुम्हारी बहन को बड़ा किया और तुम तो उन कामों से पीछे हट गए और मैंने तुम्हें शेन ग्रुप के मैनेजर की पोस्ट दिलाने में भी तुम्हारा साथ दिया और तुमने मेरे माँ बाप के साथ ये सब करने में ज़रा सी भी शर्म नहीं की, बल्कि इसके बदले तुमने बाहर जाकर अफेयर किया। आज मैं सभी रिपोर्टर्स के सामने तुमको डिवोर्स देती हूँ। इसके बाद हम दोनों परिवार को बैठे हुए देखते हैं, जहाँ पर यान की माँ चुन पर चिल्ला रही होती है, तुम दुनिया के सामने मेरे बेटे की ऐसी बेइज्जती कैसे कर सकती हो? ये तुम्हारा पति है। क्या तुम्हें ज़रा सी भी शर्म नहीं है कि तुमको अपने पति के साथ ऐसे कैसे बात करनी चाहिए? तभी उसकी बहन भी चुन पर ताना मारना शुरू कर देती है, तुमने कभी मेरे भाई पर ध्यान नहीं दिया, इसीलिए उसको बाहर जाकर यह सब कुछ करना पड़ा। इसमें मेरे भाई की कोई गलती नहीं है। जिस पर चुन कहती है, तुम तो खैर बोलो ही मत। वैसे तुम अच्छी तरह से अपने पति को भी जानती होगी। अगर तुम्हारा पति तुम्हें बुरी तरह मारे तब भी तुम अपने पति को दोष नहीं दोगी। नहीं, बल्कि इसके बदले तो तुम उसके लिए सॉरी फील करोगी, क्योंकि वह तुम्हें मारकर भी अपने हाथ को ही चोट पहुंचा देगा। उसकी बहन उसकी बेटी को बोलती है, तू मर क्यों नहीं जाती? यह सुनकर उसे गुस्सा आ जाता है और वह उसे एक चांटा मार देती है और बोलती है, अपने सड़े हुए मुंह को बंद करो और अपनी औकात में रहो। अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ तो तुझे यहीं जान से मार डालूंगी। लेकिन उसकी बहन चुप नहीं होती। वह फिर से कुछ उसके बच्चों के बारे में बोलती है और वह फिर से उसे एक छांटा मार देती है और इसके बाद एक छांटा और मार देती है। उसकी माँ अपने बेटे पर चिल्लाती है,
जल्दी से इस जैसे को डिवोर्स दो और इसके 3 बच्चों के साथ इसे घर से बाहर फेंक दो और तुम अब से हमारी फैमिली का हिस्सा नहीं हो। इसके बाद यान खड़ा हो जाता है और बोलता है, तुम मुझे सिर्फ बर्बाद करने पर लगी हुई हो, तुमने मेरा जीना मुश्किल कर दिया है। वह एक कॉन्ट्रैक्ट निकालता है और उसे दिखाता है, अब से हम हस्बैंड वाइफ नहीं हैं और मेरा तुमसे बच्चों के साथ कोई वास्ता नहीं है। लेकिन तभी उसकी मेड उससे वह कॉन्ट्रैक्ट छीन लेती है और लेकर चुन को दे देती है, जिस पर वह और चिल्लाना शुरू कर देता है और उसे बोलता है, तुम मेरी ज़िंदगी में एक तबाही हो, लेकिन कोई बात नहीं, कुछ ही टाइम में तुम बर्बाद होने वाली हो और बहुत जल्द तुम सड़क पर आ जाओगी और तुम अपने आप और अपने सभी फैमिली मेम्बर्स को अपने हाथों से मार डालोगी और अब तुम अपने बुढ़ापे तक अकेली रहोगी। ये सब सुनकर चुन भी खड़ी हो जाती है और उसे कहती है, अपनी बकवास बंद कर और इस शादी को ख़त्म कर, जल्दी से डिवोर्स पर साइन कर। अगर मैंने तेरा चेहरा एक बार और देखा तो मैं ज़रूर बीमार पड़ जाऊंगी। तभी वहाँ पर उसका बड़ा बेटा युन भी आ जाता है और उनके सामने खड़ा हो जाता है, जिसे देखकर वे सब चौंक जाते हैं। यान बोलता है, तुम ऐसे खड़े कैसे हो सकते हो, ये सब क्या चल रहा है। इसके बाद वे सब बाहर आ जाते हैं और बाहर आकर उसकी भाभी उसको फूलों का गुलदस्ता देती है और बोलती है, हैप्पी डिवोर्स। और वहाँ पर खड़े सभी गार्ड उसे हैप्पी डिवोर्स कहकर उसका स्वागत करते हैं। इसके बाद यान की माँ सिसी के साथ घर पर आ जाती है और उसके साथ उसकी बेटी भी होती है और वह बोलती है, अब से हम क्या इस घर में रहेंगे। जिस पर उसकी माँ बहुत खुश होती है और बोलती है, तुम इतनी छोटी हो लेकिन बहुत ज़्यादा समझदार हो, ये अब से तुम्हारा घर है और तुम यहाँ पर रहोगी। जिस पर सिसी बोलती है, अब से हमें कोई परेशान करने वाला नहीं है, अब हमारी लाइफ बहुत अच्छी चलेगी और हम अपनी लाइफ में बहुत एंजॉय करेंगे। लेकिन तभी वहाँ पर चुन आ जाती है, जिसे देखकर उसकी माँ गुस्सा करने लग जाती और बोलती है, तेरा तो डिवोर्स हो गया है, तू अभी इस घर में क्या लेने आई है, जल्दी से दफ़ा हो जाओ। जिस पर सिसी बोलती है, क्या तुझे शर्म नहीं आ रही है, तू मुंह उठाकर फिर से इस घर में आ गई। इस पर चुन कहती है, तुम्हें पता है तुम दोनों एक साथ क्यों हो, क्योंकि तुम दोनों बेवकूफ़ हो। और वह उसे एक कॉन्ट्रैक्ट दिखाती है जिसमें लिखा था, यह प्रॉपर्टी उसकी है। जिस पर उसकी माँ पागल हो जाती है और उसको मानने वाली थी, लेकिन तभी चुन उसे एक ज़ोरदार चांटा मार देती है और उसकी आंखें खोल देती हैं। इस पर भी दोनों चिल्लाना शुरू कर देते हैं, हम यह घर छोड़कर नहीं जाएंगे। तभी वह अपने गार्ड को बुलाती है और वह उनका सामान उनके सामने फेंक देता है। वह बोलती है, जल्दी से यहाँ की सफाई करो या मैं तुमको ही साफ़ कर दूँ, या मुझे तुम्हारे लिए तुम्हारी मदद करने को किसी को बुलाना पड़ेगा। तभी उसकी माँ अपना बैग चेक करने लगती है तो वह कहती है, इसमें से हमारा पैसा और ज्वेलरी कहाँ पर है। जिस पर सिसी भी चिल्लाकर पड़ती है, तुम यह सब क्या कर रही हो और क्या साबित करना चाहती हो। जिस पर वह कहती है, कौन सी ज्वेलरी की बात कर रही हो, वह तो मैंने तुम्हें पहले ही दे चुकी हूँ और वैसे भी वह सब तो मेरी तरफ से ही थी, तो उन पर तो हक पहले मेरा ही बनता है, इसलिए वे मेरे पास हैं। जिस पर उसकी माँ कहती है, लेकिन वह तो मुझे तुमने दी थी, इसलिए वह मेरी हुई और मैं वे किसी को नहीं देने वाली। ईश्वर, उनको गुस्सा आ जाता है और वह उनसे कहती है, अगर तुम जल्दी से नहीं गई, जो तुम्हारा पुराना घर है, पुलिस उसे भी सील कर देगी। इसके बाद वे दोनों वहाँ से निकल जाती हैं। जैसे ही वे दोनों वहाँ पर पहुँचती हैं, पुलिस उनके घर को सील कर चुकी थी और वह अपने बेटे को फ़ोन करती है, लेकिन वह कहता है, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। इसके बाद हम यान और सिसी की शादी देखते हैं, जहाँ पर वे दोनों बहुत खुश थे। लेकिन तभी वहाँ पर चुन भी आ जाती है और वह सबको एक वीडियो चलाकर अब तक के उसके किए हुए सारे काम सबको दिखा देती है। और फिर इसके बाद यान अपने मोबाइल में अपना बैंक अकाउंट चेक करता है, लेकिन वह भी खाली हो चुका था। फिर इसके बाद वह सील को देखता है जो उसके पास थी और वह कहता है, अब 100 मिलियन मेरे पास होंगे। लेकिन बेचारे को क्या पता था कि उसके पास जो सील थी वह भी नकली थी। इसके बाद चुन वहाँ पर पुलिस को बुला लेती है और उन सभी को अरेस्ट करवा देती है। इसके बाद चुन भी शादी कर लेती है और उसकी फैमिली में एक बार फिर से खुशियाँ आ जाती हैं और सब एक साथ एक फ़ोटो शूट करवाते हैं और यह ड्रामा यहीं पर ख़त्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।